स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कलेक्शन ऑफ डेटा न्यू चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें कि 2 क्वेश्चंस हमने देखे थे। पहला था प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, उसका मीनिंग लिखना है। दूसरा क्वेश्चन था डिफरेंस और डिस्टिंक्शन और डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का डिफरेंस लिखना था, तफावत लखવાનો હતો। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टेट वेरियस मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए कौन से मेथड्स है, वो मेथड्स के नाम लिखना है। एंड डिस्कस एनी वन इन डिटेल, किसी एक को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। समझे? तो देयर आर मेनली 5 मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए 5 मेथड्स है। फर्स्ट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट, मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड, और लास्ट में है शेड्यूल्स और क्वेश्चनरी सेंट थ्रू एन्यूमरेटर्स। 11th स्टैंडर्ड के अंदर हम ये क्वेश्चन पढ़े थे। प्राथमिक माहिती एकठी करवानी रीतो, प्रत्यक्ष तपास, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, परोक्ष तपास, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ये 3rd पॉइंट आपके सिलेबस में नहीं था 11th में। इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट्स, मध्यस्थियों द्वारा तपास, मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड, प्रश्नावली टपाल द्वारा, एंड लास्ट शेड्यूल्स सेंट थ्रू एन्यूमरेटर्स, प्रश्नावली आगणकों द्वारा। तो देयर आर 5 मेन मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए 5 मेन मेथड्स है। देखो पढ़ो। स्टेट वेरियस मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की कौन सी मेथड्स है वो बताओ। एक्सप्लेन एनीवन इन डिटेल्स, किसी एक को डिटेल में लिखना है। प्राइमरी डेटा में बी ऑब्टेन, प्राइमरी डेटा हमको मिल सकता है। किस तरह से मिल सकता है? फर्स्ट, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, प्रत्यक्ष तपास से। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, परोक्ष तपास। इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट्स, मध्यस्थियों द्वारा तपास। सबकी डिटेल में आपको बता दूंगा, एक की समझाने वाला हूं, बाकी सबकी भी बताने वाला तो हूं ही। मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड, प्रश्नावली टपाल द्वारा। लास्ट, शेड्यूल्स सेंट थ्रू एन्यूमरेटर्स, प्रश्नावली आगणकों द्वारा। सब मेथड्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं, हिंट्स दे देता हूं। पहला लिखा है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या है? तो इन्वेस्टिगेटर को इन्फॉर्मेंट्स के पास, इन्फॉर्मेंट એટલે કોણ? तो उत्तरदाता, जिसके पास से डेटा हमको निकालना है, જેની પાસેથી માહિતી આપણને જોઈએ છે, એ વ્યક્તિ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ઇન્ફોર્મન્ટ, उत्तरदाता। तो इन्वेस्टिगेटर क्या करता है? इन्फॉर्मेंट के पास पर्सनली जाके मिलता है, उसको इंक्वायरी के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है और डेटा कलेक्ट करके लाता है। तो इसमें क्या हुआ? इन्वेस्टिगेटर जो था वो डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट के पास गया, उससे मिला, उसको क्वेश्चंस किए, उसके आंसर्स लिए और डेटा कलेक्ट किया। मैं इन्फॉर्मेंट हूं, सॉरी मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, आप इन्फॉर्मेंट है। मैं आपके पास डायरेक्टली आता हूं, आपको क्वेश्चंस पूछता हूं और उसके आंसर्स निकालता हूं, डेटा कलेक्ट करता हूं, इस तरह से। तो इसको क्या बोलेंगे हम? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इन दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर को इन्फॉर्मेंट के पास
पर्सनली जाके मिलना पड़ेगा, रूबरूમાં સંપર્ક કરવું પડશે, पर्सनली મળવું પડશે. So it is called direct personal investigation. Now indirect oral investigation क्या है? तो जिसमें इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेंट के पास पर्सनली नहीं जाता है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की मदद से डेटा को कलेक्ट करता है, तो इसको कहेंगे हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. चलो एक सिंपल बात बता रहा हूं. बच्चे लाइब्रेरी में बैठकर कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं उसके बारे में मुझे डेटा कलेक्ट करना है. तो मैं क्या करूंगा, बच्चे जब लाइब्रेरी में बैठे होंगे तब उनके पास जाऊंगा, उनको क्वेश्चंस करूंगा, भाई कौन सी बुक पढ़ रहे हो तुम. तो ये मैंने क्या किया, तो मैं इन्वेस्टिगेटर था, वो लोग इन्फॉर्मेंट थे, तो बच्चों के पास मैं पर्सनली गया, उनसे क्वेश्चंस किए और आंसर्स लिए और डेटा कलेक्ट किया. तो ये हो गया डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. अब इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, सेम यही केस है. मुझे बच्चे लाइब्रेरी में बैठकर कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं उसके बारे में डेटा निकालना है. तो अब मैं क्या कर रहा हूं, बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना है, लेकिन मैं बच्चों से नहीं पूछता हूं. मैं लाइब्रेरी में जाता हूं, बच्चों से नहीं पूछता हूं, लेकिन वहां जो लाइब्रेरियन बैठे हुए हैं, जो लाइब्रेरियन बैठा हुआ है उसको जाके पूछता हूं कि भाई कौन सा बच्चा कौन सी बुक्स पढ़ने के लिए लेके गया है, उसके रजिस्टर के अंदर से डेटा निकालता हूं. तो मैंने इंफॉर्मेशन निकाली बच्चों के बारे में, लेकिन बच्चों के पास से इंफॉर्मेशन नहीं निकाली. इंफॉर्मेशन किसके पास से निकाली, मैंने लाइब्रेरियन के पास से निकाली. तो यहां एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई. तो थर्ड पार्टी से डेटा जब मैं निकालता हूं तो इस डेटा को क्या बोलते हैं, या इस मेथड को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. आके ना सीधું સાદું સિમ્પલ ઉદાહરણ આપું. છોકરો છોકરી એકબીજાને ગમે છે, છોકરો ડાયરેક્ટ છોકરીને જઈને પૂછી લે કે ભાઈ કેવું, શું વિચાર છે, तो इसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. इस केस में क्या हुआ, लड़के ने लड़की को डायरेक्टली पूछ लिया, तो ये हो गया डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. लेकिन अब लड़के ने लड़की को डायरेक्ट पूछने के बजाय उसके फ्रेंड को पूछा कि जो ने આપણું કેવું થશે કઈ. तो लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना था, लेकिन उसने उसकी सहेली उसकी फ्रेंड की मदद ली. तो ये क्या हो गया, थर्ड पार्टी अंदर इन्वॉल्व हो गई, ત્રાહિત व्यक्ति इन्वॉल्व થઈ ગયો. तो इसको क्या कहेंगे हम, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. अभी कोई मेरा स्टूडेंट है, आप सब तो सीधे साधे हो, लेकिन कोई स्टूडेंट है जो सिगरेट पी रहा है, मुझे पता चला वो सिगरेट पीता है, लेकिन उसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन निकालनी है, ये श्योर होना है कि वो सिगरेट पीता है कि नहीं पीता है. मैं उसको डायरेक्टली ऑफिस में बुला के पूछूंगा कि बेटा तू सिगरेट पीता है, तो वो क्या कहेगा, नहीं सर आपको गलत बात पता चली है, मैं सिगरेट नहीं पीता हूं. तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने उसको डायरेक्ट जाकर पूछा तो उसने सही इंफॉर्मेशन नहीं दी मुझे. तो अब मैं क्या करूंगा, वो जिस एरिया में रहता है बंदा, उस एरिया में जाऊंगा मैं, वहां पे पान वाला होगा, सिगरेट बेचने वाला होगा, सब कोई होंगे, उसको जाके उसकी तस्वीर बताऊंगा, देखो ये बच्चा है, ये सिगरेट पीने के लिए या सिगरेट लेने के लिए आपके यहाँ आता है. तो वो पान वाला या वो गल्ले वाला बोलेगा हाँ जी रोज आता है, रोज एक पैकेट लेके जाता है. तो मैंने बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली, लेकिन किसके पास से निकाली, पान वाले के पास से निकाली, गल्ले वाले के पास से निकाली. तो यहां थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए इसको कहेंगे हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. समझ गए हो. नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट, मध्यस्थियों द्वारा तपास. ज्यादातर न्यूज़पेपर एजेंसीज है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाली टीवी चैनल्स है, जैसे एबीपी न्यूज, जी न्यूज, ये वो. तो
ये लोग क्या करते हैं, तो एक लोकल करस्पॉन्डेंट उसको अपॉइंट करते हैं। जैसे मैं सिंपल बात बताऊं, बड़ौदा के अंदर किसी जगह किसी हाई राइज बिल्डिंग के अंदर आग लग गई, 5-6 बंदे जल गए, एक्सपायर हो गए। तो बोलो तुरंत 10 या 15 मिनट के अंदर पूरे देश की न्यूज चैनल्स के अंदर ये समाचार आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? सीधी बात है, आ जाएंगे, जाहिर बात है, आ जाएंगे। एटलीस्ट नीचे पट्टी में तो बता ही देगा कि बड़ौदा में आग लगी, 5 बंदे गए। तो ये कैसे पॉसिबल है? चलो आप ऐसा सोचो कि एबीपी न्यूज के ऊपर ये इंफॉर्मेशन आई, तो आपको, मुझे, सबको पता है एबीपी न्यूज का हेड ऑफिस यहां पे नहीं है, बड़ौदा में नहीं है, उसका हेड ऑफिस तो मुंबई में है। तो अब होगा क्या, एबीपी न्यूज का जो बड़ौदा का करस्पॉन्डेंट है वो स्पॉट पे जाएगा, जहां ये घटना बनी है वहां पे जाएगा, उसका शूटिंग करेगा, उसका करस्पॉन्डेंट वीडियो कैमरा लेके जाएंगे, 2-3 लोगों का इंटरव्यू लेंगे कि नहीं, है ना? फिर वो जो डेटा कलेक्ट किया उसने, वो उसके सेंट्रल ऑफिस को सबमिट करेगा। वहां सेंट्रल ऑफिस के अंदर उसके ऊपर प्रोसेस होगा, कुछ कट करना है, कुछ डालना है, ये करना है, वो करना है, एडिटिंग होगा, और उसके बाद ऑन एयर उसको रिलीज किया जाएगा, जिससे कि पूरी दुनिया, पूरा इंडिया ये न्यूज को देख सके। तो इसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट, मध्यस्थियों द्वारा तपास। नाउ मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। अब ये मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड क्या है? तो क्वेश्चनरी इज अ फॉर्म, क्वेश्चनरी एक जात का फॉर्म है जिसके अंदर क्वेश्चंस लिखे होते हैं और उसकी बाजू में उसको आंसर्स की जगह रखी होती है। जैसे आपने कॉलेज का फॉर्म भरा होगा तो उसके अंदर नेम होगा, फादर्स नेम होगा, मदर्स नेम होगा, एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स होगा, ये वो, ठीक है? तो ये क्या है? ये क्वेश्चनरी है, वो आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है। एमएस यूनिवर्सिटी ने आपका डेटा कलेक्ट किया, इसको क्या कहते हैं? मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। ये जो क्वेश्चनरी है ये 2 तरह से हम भेज सकते हैं इन्फॉर्मेंट के पास। पोस्ट के अंदर डाल के भेज सकते हैं, टपाल द्वारा, અને બીજું मेड क्वेश्चनरी मेथड एंड शेड्यूल्स या क्वेश्चनरी सेंट थ्रू एन्यूमरेटर्स। एन्यूमरेटर्स के जरिए हम क्वेश्चनरी को इंफॉर्मेंट के पास भेजेंगे। अब क्या होगा? मेल क्वेश्चनरी मेथड, टपाल द्वारा प्रश्नावली आपने मोकली दीदी बेटा, तो उसके अंदर आंसर्स किसको लिखना है? इंफॉर्मेंट को लिखना है, उत्तरदाताए जवाबो लखवाना है। अब अगर इंफॉर्मेंट इलिटरेट हुआ, निरक्षर माणस हशे, तो એને વાંચતા જ નહીં આવડે બેટા, તો શું લખીને પાછું મોકલશે? आई बात समझ में? इसलिए इलिटरेट पीपल अगर है तो फिर क्वेश्चनरी को एन्यूमरेटर्स એટલે આગણકો। अब ये एन्यूमरेटर नया कैरेक्टर आया, कल मैंने इन्वेस्टिगेटर तो बताया था आपको, आज मैंने इंफॉर्मेंट भी बताया। अब ये एन्यूमरेटर क्या है? तो मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, मैं डेटा कलेक्शन करने का बिजनेस कर रहा हूं, मैं डेटा कलेक्ट करने का प्रोफेशन कर रहा हूं, बराबर है? मैंने मेरे अंडर में 10-12 लड़के ऐसे रखे जो बच्चे, जो 10-12 लड़के वो लोगों के पास जाकर वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाते हैं, डेटा को कलेक्ट करके लाते हैं। तो इन्वेस्टिगेटर जिस आदमी को डेटा कलेक्ट करने के लिए अपॉइंट करता है, ऐसे आदमी को कहते हैं एन्यूमरेटर, गुजराती में आगणक कहेवाय। तो अब क्या होगा कि भाई पीपल, लोग इलिटरेट है, निरक्षर लोगों है, तो ये प्रश्नावली टपाल द्वारा આપણે મોકલી દઈશું तो उसको समझ नहीं सकेंगे, उसके आंसर्स लिखकर वापस नहीं भेजेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो क्वेश्चनरी का फॉर्म था वो एन्यूमरेटर लेकर जाएगा। एन्यूमरेटर આગણક, મારો માણસ, ઇન્વેસ્ટિગેટરનો માણસ લઈને ઉત્તરદાતા પાસે જશે, ઇન્ફોર્મન્ટ પાસે જશે, એને પેલા પ્રશ્નાવલીમાંના પ્રશ્નો પૂછશે અને જવાબો નોંધીને પાછું લાઈને મને આપી દેશે। तो ये 5 मेथड्स है बेटा जिसका मैंने डिटेल आपको बताया, समझे? तो आप कोई भी मेथड पर लिख सकते हो, इस तरह से मैंने आपको डिटेल बताया। चलो देखो, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन,
प्रत्यक्ष तपास, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन परोक्ष तपास, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करस्पोंडेंट मध्यस्थીઓ દ્વારા તપાસ, મેડ ક્વેશ્ચનરી મેથડ પ્રશ્નાવલી આગણકો દ્વારા મોકલીશું, એન્ડ શેડ્યુલ્સ સેન્ટ થ્રુ એન્યુમરેટર્સ એટલે પ્રશ્નાવલી આગણકો દ્વારા. ओके नाउ किसी एक को डिटेल में लिखना है. मैंने पहली मेथड डिटेल में लिखी है, इसकी डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी. अब यहाँ पढ़ना बाकी है, सिर्फ देख लेना. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर हैज टू गो पर्सनली टू द इन्फॉर्मेंट. इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा? तो इन्फॉर्मेंट के पास पर्सनली जाएगा, रूबरू संपर्क करसे टू गेट डेटा, माहिती मेळववा माटे. ही आस्क क्वेश्चंस टू देम, उसको क्वेश्चंस करेगा. रिगार्डिंग इंक्वायरी, गमे ते प्रश्नों नहीं, इंक्वायरी ने लगता प्रश्नों, तपास ने लगता प्रश्नों गमे ते नहीं पूछवानुं, नहीं तो मारवा दौड़ाय. तो आ पछी તમે જૈન માણસને કહી દો, એટલે હમણાં તો તું મેરિડ છે ભાઈ, પણ અનમેરિડ હતો ને ત્યારે તારા બહુ લફડા હતા, મારે આવું પૂછાય નહીં. પૂછાય? તો આ પછી એટલે રિગાર્ડિંગ ઇન્ક્વાયરી, તપાસને લગતા પ્રશ્નો પૂછે છે, એન્ડ કલેક્ટ્સ ધ રિક્વાયર્ડ ઇન્ફોર્મેશન, અને જોઈતી માહિતી મેળવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ અ पर्सन वॉन्ट्स टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपेंडिचर ऑफ द हॉस्टल स्टूडेंट्स, हॉस्टल के स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहकर कितना खर्च कर रहे हैं उसके बारे में मुझे डेटा निकालना है. तो मैं क्या करता हूं, देखो, ही वुड गो टू हॉस्टल, कॉन्टेक्ट द स्टूडेंट्स एंड कलेक्ट डिजायर्ड इंफॉर्मेशन. वो स्टूडेंट्स के पास हॉस्टल में जाएगा, उनसे मिलेगा, उनसे क्वेश्चंस पूछेगा और डेटा कलेक्ट करके आएगा. तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, प्रत्यक्ष तपास कहीશું बेटा. ठीक है? चलो, अब इसके मेरिट्स कौन से है, डीमेरिट्स कौन से है? फायदा અને ગેરફાયદા, લાભ અને ગેરલાભ. ये लाभ, ये गैरलाभ, मतलब घरे रहीने लाभ, એવું ને? ના, એવું નથી હોતું. ड्यू टू पर्सनल अप्रोच, पर्सनली जाके मिलता है इन्वेस्टिगेटर खुद, इसलिए क्या है, द इन्वेस्टिगेटर गेट्स गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम इन्फॉर्मर्स. उत्तरदाताને સારો આવકાર આપે છે. આવો, બેસો, ચા લેશો, નાસ્તો લેશો, પછી વાત કરીએ આપણે બીજી બધી. બેસો તમે પહેલા, है ना? गुड अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है इस मेथड के अंदर. देन डेटा कलेक्टेड बाय दिस मेथड इज लाइकली टू बी मोर एक्यूरेट, વધુ ચોક્કસ માહિતી મળી શકે છે, વધુ વિશ્વસનીય માહિતી મળી શકે છે, વધુ ચોક્કસ માહિતી, વધુ વિશ્વસનીય માહિતી મળી શકે છે. It can, इसके demerits कौन से है? It can be more expensive when informants are spread over a wide area. बहुत बड़े एरिया के अंदर informants बिखरे हुए, spread, at that time उसके अंदर expense ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि ये मेथड के अंदर करना क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर खुद को सबसे जाके रूबरू मिलना पड़ता है, पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ता है. तो सीधी बात है, अगर ज्यादा एरिया में जाना है तो खर्च बढ़ जाएगा, टाइम भी बढ़ जाएगा. दूसरा पॉइंट, इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग, टाइम ज्यादा लगता है फॉर वाइड एरिया. अगर वाइड एरिया, बहु मोटो विस्तार, बहोड़ो विस्तार, तो उसके अंदर टाइम ज्यादा लगेगा, खर्च भी ज्यादा होगा. द चांसेस ऑफ पर्सनल प्रेजुडाइज एंड बायस आर मोर. पर्सनल प्रेजुडाइज एंड बायस એટલે પૂર્વગ્રહ અને પક્ષપાત ગુજરાતીમાં કહેતા હતા આપણે. पर्सनल प्रेजुडाइज एंड बायस आर मोर. પૂર્વગ્રહ અને પક્ષપાતની શક્યતા વધારે છે. नाउ ये मेथड सुटेबल कहाँ है, सुटेबिलिटी उसकी. दिस मेथड इज एडॉप्टेड वेयर द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड. જ્યાં તપાસનું કાર્યક્ષેત્ર મર્યાદિત છે, ઓછા એકમોની તપાસ કરવાની છે, એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ ઇઝ સુટેબલ. તો ये मेथड सुटेबल है. એન્ડ ગ્રેટ એક્યુરસી ઇઝ રિક્વાયર્ડ. જ્યારે આપણને ચોકસાઈ વધારે જોઈએ અને તપાસનું કાર્યક્ષેત્ર નાનું હોય એ વખતે ડાયરેક્ટ पर्सनल इन्वेस्टिगेशन કરવામાં આવશે. तो 5 मेथड्स है, मैंने सबके बारे में कुछ ना कुछ एक्सप्लेन किया है. आपको याद रख के लिखना हो तो लिख सकते हैं. ठीक है? बाकी एक मेथड आपको कंप्लीट करना पड़ेगी जिसकी पूरी डिटेल के साथ मैंने लिखा है. ठीक है बेटा? तो वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख दो, फिर आगे पढ़ा रहा हूँ. सॉरी स्टूडेंट्स,
बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, आगे नहीं पढ़ा पाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। बाय एवरीवन।